सबसे बड़ी हमें इशू नजर आता है वो आता है कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल है। यानी ये पता नहीं है कि डॉलर रुकना कहां पर है। अब कोई मार्केट में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। वो सोचता है कि पता नहीं ये 208 पर से कहां 212 पे ना चला जाए, 215 पे ना चला जाए। कोई ठेके नहीं ले रहा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुक गई है, मार्केट से इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकाल लिया है। ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसका इलाज क्या है, हल क्या है? और ये साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि सीरियस गुफ्तगू अगर की जाए, रजवाना साहब ने कहा है कि हर बंदा सच बोलना शुरू करते, हर बंदा लोगों को बताना शुरू करते कि सच क्या है झूठ क्या है, तो अच्छी बात है कि मसला फौरन हल हो जाता है। बजट का आप मुतालिया करें। पूरे मुल्क को यह कहा जाता है कि हम सब्सिडीज नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे कि हमने IMF ने कहा है कि तुम सब्सिडीज खत्म कर लो और तुम आगे चलो। जी, मैं फाइनेंस में रहा हूं। बजट में आपको पता है कि इस वक्त कितनी सब्सिडीज हैं कोल्ड सेक्टर के ऊपर? पिछले साल थी 682 बिलियन और इस साल है 699 बिलियन और एक्चुअल है 1515 बिलियन। आपका टोटल बजट है डेवलपमेंट का 898। कौन ले रही है ये सब्सिडीज? ये कोल कंपनीज को देने के लिए, कुशन देने के लिए दी जा रही है। 50 बिलियन रिलीज कर दिया गया आते ही। ये कोल कंपनीज वाले कौन है? पब्लिक है, आम आदमी है। फिर कहा जाता है जिससे एक और रिलेटेड सूरत हाल पैदा होगी कि जब आप लोगों को यूटिलिटी स्टोर को जो आप सब्सिडी दे रहे हैं वो 17 बिलियन है, ठीक है, 17% है उसके अंदर जो बिलियन है, ठीक। उसके बाद पेस्को को 7 खाद के लिए और पेट्रोलियम को आप 71 और बाकी को आप ये दे रहे हैं। आपने बजट नहीं बनाया, आपने बुनियादी तौर पर एक 4-5 लोगों का टोला है या 10 लोगों का टोला है या 50 लोगों का टोला है जो कि इकोनॉमिकली रूल कर रहा है इस मुल्क के ऊपर, और वो आहिस्ता आहिस्ता चाह रहा है। आप मुझे बताइए, IMF के नेगोशिएशन, IMF ने कभी आपको कहा है आज तक कि तुम तेल की कीमत बढ़ाओ? मुझे एक एग्रीमेंट दिखाएं। IMF कहता है इतने रेवेन्यू आप लेके आओ, बेशक लोगों की खाल उतारो या अपनी खाल उतारो। हम कहते हैं हम तेल की कीमत बढ़ाएंगे, हम कहते हैं हम ये करेंगे, हम कहते हैं हम ये करेंगे। आप मुझे बताइए कि आपके कई दफा मिसाल दी है कि एक बहुत बड़ा फार्म है एक आदमी का 2 मरबे का, उसके ऊपर जो टमाटर लगाता है, उस एग्रीकल्चर के कोई टैक्स नहीं है। फिर उसके बाद एक आदमी है जो उसकी फैक्ट्री लगाता है केचप की, वो केचप वाला जो है जो फैक्ट्री जाए उसका जितना टैक्स है, इनकम टैक्स हो देता है, इतना सा है। लेकिन वो जो बोतल असदुल्ला खान, मैं और रफीक रजवाना और बैरिस्टर अजय, उस पर 17% ड्यूटी देता है। वो किस खाते में देता है? इसका मतलब यह है कि तुम उसकी नहीं खाल खींचना चाहते, तुम मेरी खाल खींचना चाहते हो। हमारा पूरा बजट टॉप सीटर भी है। आप पाकिस्तान के किसी वजीर आजम की तकीर उठाएं, वो खड़े होकर दिखाता है खजाना खत्म हो चुका हुआ था 1988 से। बेनजीर की उठाएं, नवाज शरीफ साहब की उठाएं, फिर बेनजीर की उठाएं, फिर नवाज शरीफ की उठाएं, यूसुफ गिलानी की उठाएं, किसी को मुल्क तबाही कर जी जी। हमें मुल्क साथ में मिला। पहली बात यह है, रजवाना साहब ने सबसे बात किया कि हमें सियासत को सबसे पहले खड़े होकर एक फिक्रा बोलना बंद कर दें कि 3.5 साल का गंद हमने सर पे उठाया हुआ है। जिस दिन ये बंद करेंगे, कहेंगे आज का दिन है, आज का दिन सोचो, उस दिन आगे बढ़ने की जरूरत है। इमरान खान साहब यही बोलते, मसला है कोई नहीं बोलना चाहता, ये रिटोरिक है। मैं एक एस्पेक्ट की बात किया बजट की, मैं बाकी बजट की एस्पेक्ट को खोलना शुरू कर दूं। बजट कोई सियासतदान नहीं बनाता। फरवरी में एक्शन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट शुरू होती हैं, सेक्शन अफसर अपनी कापियां खोलते हैं, कापियों खोलने के अंदर फिगर डालते हैं, उसको ये डाल दो, उसको ये डाल दो, आखिर के अंदर जो 4-5 एडिशन होती हैं वो करते हैं। आप सर अपने ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज का देख लें। आप देखें 1980 में जब पहली सुजुकी कंपनी आई थी, आपने 5 साल का वादा किया था कि ये सुजुकी कंपनी वाले जो हैं ये लेके आएंगे, अपना पुर्जे जहां से बनाएंगे। आपके पास 5 साल के अंदर एक बंदा गया, उसने कहा जनाब मैं पीपल पार्टी का वर्कर, मुझे ताइवान से लाने दो, मैं नून लीग का वर्कर, मुझे जनाब मलेशिया से लाने दो। आज तक आपने हर एक से एग्रीमेंट नहीं किया। आपके मुल्क में ना एम्प्लॉयमेंट आई, ना आपकी इंडस्ट्री बढ़ी। पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि फैक्टिव का शुरू दिन से मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कोई एक चीज बंदा बताए कि फैक्टिव की ग्रे लिस्ट में आने के बाद कौन कौन सी कंडीशनैलिटीज ऐसी हैं, और जफर साहब मुझे एजुकेट कर सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए मसला क्या बनेगा। फैक्टिव की बुनियाद के ऊपर हमने पाकिस्तान के ऊपर जो डंडा चला दिया है ना, और जैसे जैसे हमने उससे काम लिए हैं
वो शायद फैटिव नहीं चाहती थी। मस्जिदों के स्पीकर उतारने से लेके, उलमा को बंद करने से लेके, बाकी सारे लोगों के अकाउंट्स के ऊपर रगड़ा चलाने से क्या क्या कुछ नहीं किया। सिवाय इसके आप मुझे उसकी एक बात बताएं कि उस फैटिव के अंदर उसकी कोई टीथ कहां मौजूद है, दांत कहां मौजूद है जो आपको काटेगा, सिवाय इसके कि आपकी कुछ पेमेंट्स जो है वो लेट हो जाएंगी, बैंकिंग चैनल्स के अंदर कोई आपको चीज बन जाएगी। अदरवाइज वो फैटिव जो है उसकी कोई, जिसे कहते हैं ना, ऐसी हैसियत कि जिसके इम्प्लीमेंटिंग चैनल को उसका मौजूद हो, इम्प्लीमेंटिंग फोर्स को उसकी मौजूद हो, रिकमेंडेड की बॉडी में एक 197 पेजेस की बार बार वो उसकी पूरी की पूरी पड़ी डॉक्यूमेंट। चलो निकल जाए, अल्लाह खैर करे। एक अपने ड्रामा हमने बनाया हुआ था, पता नहीं कौन कौन सा लॉ हमने उसके ऊपर अमेंड किया है और कौन कौन सा हमने उसको इमरजेंसी स्टेट बनाई है और कौन कौन से हमने उसके अंदर ये जितने भी लॉ, साइबर लॉ से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ किया। ओके, एक बात तो ये है। दूसरी बात, अगर निकल भी जाएंगे तो आप मुझे फायदा बता दें क्या होगा। क्या हमारी इसके ये वॉच लिस्ट है ना, ये तो बेसिकली ग्रे लिस्ट है, वॉच लिस्ट, क्या हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्या हमारे चीजें आगे निकलना शुरू? कुछ भी नहीं। एक ऐसा इशू है वो जो रजवाना साहब ने ठीक बात की है कि ऐसे है जैसे मीडिया ने निकालते हैं, मीडिया उसमें डालता है। मीडिया में बड़ा मजेदार टॉपिक है। आप किसी बंदे ने आज तक, मैंने 200-250 प्रोग्रामों में मैंने देखा है कि किसी बंदे ने ये कहा हो कि ये ग्रे लिस्ट में आने से ये नुकसानात हो जाएंगे, ग्रे लिस्ट में आने से ये फायदा हो जाएगा। नहीं हुआ सर, वो सीरियस डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसको मौजू बनाएंगे ना। आप देखें ना, आज सुबह से जिस पर जितने मेरा ख्याल कम से कम 15 सियासतदानों की मैंने ट्वीट्स देखी हैं, तो मौजू तो बन जाएगा मीडिया का जब सब क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। देखें, आप अली जफर साहब को बिठाएं, आप 2 इंटरनेशनल जूरिस्ट को बताएं, 2 लॉयर्स को बिठाएं, और या गुलजान को क्या पता है फैटिव क्या होता है, या उसके बाद अपना मरियम औरंगजेब को क्या पता है फैटिव क्या होता है, या शहबाज गिल को क्या पता है फैटिव क्या होता है। आप बुलाएं उनको जो को डील करते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को डील करते हैं, उनको बिठाएं। कभी सीरियस डिस्कशन कभी किसी ने की नहीं, क्योंकि रेटिंग नहीं आती भाई, मसला ये है। लॉ, साइबर लॉ से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ किया। ओके, एक बात तो ये है। दूसरी बात, अगर निकल भी जाएंगे तो आप मुझे फायदा बता दें क्या होगा। क्या हमारी इसके ये वॉच लिस्ट है ना, ये तो बेसिकली ग्रे लिस्ट है, वॉच लिस्ट, क्या हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्या हमारे चीजें आगे निकलना शुरू? कुछ भी नहीं। एक ऐसा इशू है वो जो रजवाना साहब ने ठीक बात की है कि ऐसे है जैसे मीडिया ने निकालते हैं, मीडिया उसमें डालता है। मीडिया में बड़ा मजेदार टॉपिक है। आप किसी बंदे ने, आज तक मैंने 200-250 प्रोग्रामों में मैंने देखा है कि किसी बंदे ने ये कहा हो कि ये ग्रे लिस्ट में आने से ये नुकसानात हो जाएंगे, ग्रे लिस्ट में आने से ये फायदा हो जाएगा। नहीं हुआ। सर, वो सीरियस डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसको मौजू बनाएंगे ना। आप देखें ना, आज सुबह से जिस पर जितने मेरा ख्याल कम से कम 15 सियासतदानों की मैंने ट्वीट्स देखी हैं, तो मौजू तो बन जाएगा मीडिया का जब सब क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। देखें, आप अली जफर साहब को बिठाएं, आप 2 इंटरनेशनल जूरिस्ट को बताएं, 2 लॉयर्स को बिठाएं, और या गुलजान को क्या पता है फैटिव क्या होता है, या उसके बाद अपना मरियम औरंगजेब को क्या पता है फैटिव क्या होता है, या शहबाज गिल को क्या पता है फैटिव क्या होता है। आप बुलाएं उनको जो को डील करते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को डील करते हैं, उनको बिठाएं। कभी सीरियस डिस्कशन कभी किसी ने की नहीं, क्योंकि रेटिंग नहीं आती भाई, मसला ये है।